नमस्कार दोस्तों, कई तरह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी साहित्य से संबंधित हो, या फिर काव्य शास्त्र से संबंधित हो, या फिर भाषा विज्ञान या व्याकरण से संबंधित हो। सभी प्रश्नों को हम उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आज का प्रैक्टिस सेट हम 5 की शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, वही देख लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि जो अभी हाल ही में होने वाली डीटेट प्लस बी की परीक्षा है, या फिर यूपीटीजीटी की परीक्षा है, या यूपीटीजीटी पीजीटी कोई भी हो, डीटेट प्लस बी पीजीटी पीजीटी, या फिर जीआईसी की परीक्षा हो, या कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना है और निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पॉइंट्स से ही हमारा सिलेक्शन रह जाता है। और क्यों रह जाता है? क्योंकि हम तथ्यों की बार बार रिवीजन नहीं करते और आते हुए प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो यही एक कारण है। तो इसलिए हमने जो प्रैक्टिस सेट चलाए हुए है, वे सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए रहेंगे, सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए। देखते हैं आपका कितना स्कोर है, और आप एक एक प्रश्न को आप एनालिसिस करते हुए आपको चलना है। अपना जो है कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको क्लास कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? तो पहली हिंदी कहानी पूछी हुई है मुंशी प्रेमचंद ने। इस प्रश्न का आंसर हमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है भाई। बूढ़ी काकी, मंत्र, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर। वैसे एक कहानी है इनकी सोच। ये भी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर है हमारा पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है, प्रसिद्ध हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो ध्यान रखना, अगर शोध ऑप्शन में हो तो पंच परमेश्वर नहीं मिलेगा, तो एक ही मिलेगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर देना है। तो देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर यह आधारित है, ध्यान रखनी है। प्रेमचंद कहानी सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, कहानी सम्राट कहे जाते हैं। लगभग लगभग 300 प्लस कहानियां इन्होंने लिखी हैं, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है भाई, ये भी ध्यान रखना है। उपन्यास सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। तो आप बढ़ते हैं आगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ, मृत्यु 1936। जीवन काल इनका ये रहा, 1880 से 1936। अन्य नाम इनके कौन कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के काफी नामों से जाना गया है, काफी उपनाम रहे हैं, जैसे कि इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू भाषा में जो रचनाएं इन्होंने की थी, वो सभी नवाब राय नाम से लिखते थे। कथा सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। कहानी सम्राट अर्थात कथा सम्राट एक ही बात है। कथा सम्राट की उपाधि किसने दी इनको? चंद्र शरत चंद्र जी ने जो है इन्हें, बंगला के कवि हुए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है इन्हें, प्रेमचंद जी को कथा सम्राट की उपाधि दी है। तो ध्यान रखना है। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है उनका? अगर प्रथम उर्दू कहानी संग्रह अगर पूछ लिया जाए, तो इनका प्रथम उर्दू कहानी है संग्रह है सोजे वतन। जुलाई 1908 में कानपुर से जमाना प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि सोजे वतन जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, कानपुर से। तो ध्यान रखना है, समय 1908। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी इन्होंने लिखी, पहले ये उर्दू भाषा में जो लिखते थे, वे किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से लिखते थे। लेकिन प्रेमचंद नाम से इन्होंने पहली कहानी जो लिखी थी, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। 1910 में प्रकाशित हुई। यह उनकी उर्दू पत्रिका में छपी पहली कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी सोत है। तो ये मैंने
आपको बता ही दिया, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। जो वर्ष 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो सर्वमान्य तौर पर भी वही पंच परमेश्वर को ही माना जाता है। वैसे पंच परमेश्वर से पहले इन्होंने हिंदी में शोध कहानी लिख दी थी 1915। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रसिद्धि के आधार पर देखें तो इसलिए यही कारण है कि पंच परमेश्वर को पहले माना गया है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी पंच परमेश्वर को ही हिंदी की पहली कहानी माना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में पंच परमेश्वर नहीं है तो आप सोच लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां कौन कौन सी है। जैसे कि नमक का दरोगा 1913 में प्रकाशित हुआ, बूढ़ी काकी 1920, सौभाग्य के कोठे सौभाग्य के घोड़े 1924, पूस की रात 1930। इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931। काफी सारी कहानियां आपने पढ़ भी रखी होगी। काफी अच्छी कहानियां लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ग्रामीण जीवन को का दर्शाया है और गरीब या शोषित वर्गों को जो है ऊपर उठाने की कोशिश की है। तो देखते हैं प्रेमचंद हिंदी कहानी संग्रह, सॉरी भाई, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है इनका। प्रथम हिंदी सा कहानी संग्रह की बात करें तो सप्त सरोज। प्रथम कहानी संग्रह जैसे हमने देख लिया था कि सोजे वतन माना गया था। लेकिन अगर प्रथम हिंदी कहानी संग्रह पूछा जाए तो सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित संकलित है। तो कितनी कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई, ये कई बार पूछा जाता है। तो 300 कहानियां, और 15 इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। 3 इन्होंने जो है नाटक की रचना की है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी, नाटक और उपन्यास तीनों विधाएं इन्होंने लिखी है। और 3 नाटक कौन कौन से हैं इनके, इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। करबला, संग्राम, और तीसरा है प्रेम की वेदी। तो ये तीनों नाटक इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। प्रेमचंद प्रेमचंद जी द्वारा एक यहाँ पर कथन दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। एक सेकेंड भाई, कि प्रेमचंद द्वारा ये कहा गया है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अगर परीक्षा में ये कथन पूछ लिया जाए, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये कथन किसका है। तो ध्यान रखना है मुंशी प्रेमचंद जी का। आजकल परीक्षा में कथन और पंक्तियों से संबंधित भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पंक्तियां और कथन काफी आते हैं। तो कथन और पंक्तियों की भी मैं एक क्लास लेकर के आऊंगी। जितने भी इम्पोर्टेंट कथन और पंक्तियां हिंदी साहित्य में, उनको भी हम बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि एक भी नंबर आपका जो है कट ना पाए और अधिक से अधिक आप परीक्षा में स्कोर कर पाओ। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। इंदुमती एक कहानी का नाम है। तो इंदुमती कहानी किसकी है, पहले आप ये बताओ। तो नाम है लेखक का, एक सेकंड भी, किसकी कहानी है इंदुमती। किशोरी लाल, क्या रखा है, गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी की है इंदुमती कहानी, जो कि इन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कहाँ, किसमें प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में। ध्यान रखना है। और सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन 1900 ही ईस्वी में किया गया था। द्विवेदी युग में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी नव प्रकाशित हिंदी पत्रिका, यानी कि नई नई प्रकाशित हुई थी। हिंदी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में ही।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया था चिंतामणि घोष जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है? इस विषय में विद्वानों में जो मतभेद शुरू हुआ था वह आज भी जैसे का तैसा बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली कहानी अलग अलग मानी जाती है। ये प्रश्न भी एक एक मतलब परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी समझी जाने वाली कड़ी के अंतर्गत आती है सैयद ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी भी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई राजा भोज का सपना भी जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा इंदुमती को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। माधव प्रसाद सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी जो कि 1901 में प्रकाशित हुई, इसको भी हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो कहानी है 1903 में प्रकाशित हुई, इनको भी हिंदी की पहली कहानी माना गया है। बंग महिला की धुलाई वाली कहानी को भी हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा कृत इंदुमती 1900 को मुख्यतः हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्रदान किया गया है। यानी अगर सर्वमान्य तौर पर हम बात करें तो सर्वमान्य जो है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जो रचित जो कहानी है इंदुमती, इसी को हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा दिया गया है। वैसे अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी इनको अलग अलग माना है, वो हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। किस विद्वान ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है, किशोरी लाल गोस्वामी को किसने माना है, या फिर रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय को किसने माना है, माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को किसने माना है। इस तरह सभी प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी की बात करें, मधुआ थी, ग्राम थी, गुंडा थी या सालवती थी? वैसे तो ये सारी की सारी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की ही है, लेकिन इनकी प्रथम कहानी पूछी गई है। तो प्रथम कहानी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा भाई सेकंड बी, ग्राम। ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। देखते हैं जयशंकर प्रसाद की का जन्म 30 जनवरी 1889, 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। और एक बात और ध्यान रखनी है भाई, जो ग्राम कहानी है इनकी, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में, ध्यान रखना है। और कहाँ पर? इंदुमती, सॉरी भाई, इंदु पत्रिका, इंदुमती जो पहले क्वेश्चन किया था वही जबान पर आया। तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित, इंदु नाम से पत्रिका निकाली गई थी, तो इंदु पत्रिका में ग्राम नामक जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, से प्रकाशित किया गया। क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ हम रिवाइज करेंगे हर एक पॉइंट को जो कि इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 से 15 नवंबर 1937 इनका जीवन काल रहा। इनकी जो प्रमुख काव्य कीर्तियां है जयशंकर प्रसाद जी की, उनमें शामिल है जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनके काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखने हैं। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। एक तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। इन 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की कुल 70 कहानियां प्रकाशित हुई। ये पूछ लिया जाता है कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, 5 कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, कितनी जो है उनमें कहानी संग्रह में कितनी कुल कहानियां प्रकाशित की गई। तो ध्यान रखना है 5 कहानी संग्रह और कुल 70 कहानियां प्रकाशित की गई। और कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो आपको पता ही है मीराबाई के गुरु कौन है। तुलसीदास नहीं, धर्मदास नहीं, कबीरदास नहीं, रैदास जो है मीराबाई के गुरु रहे हैं। तो देखते हैं। गुरु रविदास उर्फ अथवा रैदास भी कहा जाता है, मध्यकाल के एक भारतीय संत कवि रहे हैं। रैदास के ने जात पात के अंत विरोध में कार्य किया है और रैदास सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि भी इन्हें दी गई है। रैदास ने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की भी स्थापना की।
मीराबाई का जन्म 1498, मृत्यु 1546। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति तारा कृष्ण भक्त और कवियत्री मानी गई है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के सपूत पदों की भी रचना की। संत रैदास या रविदास इनके गुरु थे। किसके? मीराबाई के। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो परात धोए। तो ये किस कवि की पंक्तियां है? तो सूरदास की है, रहीम की है, गंग कवि की है या नरोत्तम दास की है? तो ये पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो परात धोए। तो ये पंक्तियां नरोत्तम दास की है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन इनमें से किस रचना में हुआ है? चरित काव्य में, रास काव्य में, महापुराण में और कथा काव्य में। तो सही आंसर हमारा महापुराण में। और महापुराण रचना किसकी है? पुष्यदंत की। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्यदंत की रचना है महापुराण। 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं अपभ्रंश भाषा के, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत है। अपभ्रंश भाषा में रचित महान ग्रंथ महापुराण महाकवि पुष्यदंत की लेखनी से प्रस्तुत अमर काव्य है। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन का चरित्र इसमें दर्शाया गया है। 63 महापुरुष या भी इनका दूसरा नाम है, महापुराण का ही दूसरा नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उनके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। श्रृंखला गलत लिखा हुआ है भाई। यह कथन किसका है? तेन का है, हिगल का है, मार्क्स का है या डार्विन का है? तो ध्यान रखना है। इतिहास के संबंध में इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं, अपितु उनके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कई बार परीक्षा में, तो इतिहास से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। हीगल का है ये कथन, पाश्चात्य विद्वान रहे हैं हीगल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 8। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित जो जीवनी है कलम का मजदूर, इसके जो लेखक है शिवरानी देवी है, अमृत राय है, धर्मवीर भारती है या मदन गोपाल है? तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा मदन गोपाल। मदन गोपाल द्वारा लिखी गई ये रचना कलम का मजदूर शीर्षक जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है इन्होंने, मदन गोपाल ने। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कलम का मजदूर प्रेमचंद हिंदी की प्रेमचंद की पहली प्रमाणिक जीवनी मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना भाई, नया पॉइंट है। और कलम का मजदूर प्रेमचंद से ही स्पष्ट है। यह हिंदी की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रेमचंद का वास्तविक व्यक्तित्व उभर कर पाठकों के सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी भी जो है किसके द्वारा लिखी? जीवनी के लेखक कौन है? एक सेकंड भाई। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, संपूर्णानंद जी द्वारा, जैनेन्द्र जी द्वारा या फिर रामनेश त्रिपाठी जी द्वारा? तो ध्यान रखना है। अकाल पुरुष गांधी नामक जो जीवनी है ये लिखी है जैनेन्द्र जी ने। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे हैं जैनेन्द्र जी, ध्यान रखना है। तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में, मृत्यु 1988 में। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह कौन सी है? जैसे कि सबसे पहली है इनकी फांसी, पहली कहानी संग्रह है इनका पहली। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। 1929 में प्रकाशित हुई। वातायन 1930। नीलम देश की राजकन्या काफी इम्पोर्टेंट है। 1933। एक रात 1934। दो चिड़िया 1935। पाजेब भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है भाई, ध्यान रखना है। जयचंदी 1949। पाजेब 1942। जो इम्पोर्टेंट रचना है उनके प्रकाशन वर्ष को अवश्य ध्यान रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र के आगामी उपन्यासों की अपेक्षा परख में चरित्र चित्रण असक्त प्रतीत होता है। मुख्यतः इसी कारण से परख कोई वह महत्व नहीं प्राप्त हो सका जो जैनेन्द्र के
अन्य उपन्यासों विशेष रूप से सुनीता, त्यागपत्र, सुनीता का प्रकाशन वर्ष 1935 इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। त्यागपत्र 1937 में प्राप्त हुआ। तो उपन्यासों, इसका एक कारण इस उपन्यास की अविश्वसनीय कथा थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैनेन्द्र जी द्वारा उपन्यास जो लिखे गए उनमें शामिल है परख, सुनीता, त्यागपत्र, लेकिन जो परख उपन्यास है वो इतना जो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की जितने की सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास इनके प्रसिद्ध रहे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिटती जाए। तो ये इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है। संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है या विशेषोक्ति अलंकार है। तो इनमें जो है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। तो इनमें भ्रांति हुई है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पता चल रहा है कि जहाँ उपमान और उपमेय दोनों को एक साथ देखने का, उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, अर्थात जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जो इन पंक्तियों के माध्यम से इसमें नायिका की जो लाल एड़िया है उसको देखकर नाइन या महावर समझ कर रगड़ती है। तो जो पहले सुहागने जो अभी भी वही कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जो लाल रंग से जो है पैर को, पैर चारों तरफ पैर को लाल रंग से रंग लेती है, तो वो समझा जाता है नायिका की एडियो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। प्रेम वाटिका नामक जो रचना लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रत्नाकर द्वारा, रसखान द्वारा, मीराबाई द्वारा या फिर विद्यापति द्वारा। प्रेम वाटिका नामक जो रचना है वो रसखान की रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखना है। रसखान भक्ति काल के ही कृष्ण काव्य धारा के कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। इस कीर्ति की रचना 1671 संवत रचना जो संवत 1671 में की गई, और रसखान की इस कीर्ति में वही है कृष्ण प्रेम संबंधी पद हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरति मिश्र, रसनिधि, रसिक, गोविंद या श्रीपति। तो आपको ध्यान रखना है, गीति संग्रह नामक जो रचना है वो रसनिधि की है। तो आगे बढ़ते हैं, गीति संग्रह रसनिधि की रचना है। रसनिधि मूलतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, और उन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक ग्रंथ की दोहा छंद में रचना की है, और विष्णु पद कीर्तन, कवित, बारहमासी, अरिल, हिंडोला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसनिधि मूलतः जो है श्रृंगार रस के कवि रही है। बस ये पूछा जाता है रसनिधि किस प्रकार के कवि हैं, इनमें श्रृंगार रस का कवि कौन है? तो ध्यान रखना है रसनिधि। तो रसनिधि का वास्तविक नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज का जो होमवर्क है आपका ये यही है, रसनिधि का वास्तविक नाम। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक जसवंत की रचना है, राम की है, नवेज की है या फिर नागरीदास की है? तो शकुंतला नामक नाटक नेवाज कवि की है, जो रीतिकाल के कवि हुए हैं। शकुंतला वैसे लक्ष्मण सिंह की भी रचना है, तो ध्यान रख। एक राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा भी ये नाटक लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर रीतिकालीन कवियों का नाम दिया है, तो ध्यान रखना है नेवाज कवि क्या। शकुंतला नाटक 1682 ईस्वी में लिखा गया। यह नाटक दोहा, चौपाई, सवैया छंदों में आप और इनकी भाषा परिमार्जित, व्यवस्थित और भाव
उपयुक्त है और नेवाज मूलतः श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। इनमें संयोग श्रृंगार की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है, सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए इनमें से ब्रजवासी दास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, या फिर रामचरण दास ने, या मंचित, या फिर प्रेम सखी ने? तो सही आंसर है हमारा ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास भी एक कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने ब्रजवासी दास ने सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों में ब्रज विलास 1770 ईस्वी ब्रज भाषा प्रबंध काव्य की रचना की। इसमें सरल भाषा, ब्रज भाषा के माध्यम से श्री कृष्ण के क्रीड़ा में जीवन का चित्रण किया गया है। यह ग्रंथ साधारण कोटि का सिद्ध हुआ। इसे उतनी लोकप्रियता न मिल सके जिसका कारण स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों में श्री कृष्ण के चरित्र का जितना अंश लिया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए प्राप्त न था। ब्रजवासी दास ने प्रबंध चंद्रोदय नाटक का भी अनुवाद किया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, ब्रह्मदूत, या फिर उद्धव शतक? इनमें से हिंडोला, गंगावतरण और उद्धव शतक तीनों के तीनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, लेकिन ब्रह्मदूत जो रचना है वो कवित रत्नाकर की है। तो ध्यान रखना है, ब्रह्मदूत रत्नाकर जी की रचना नहीं है। हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक ये सभी रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगावतरण 13 सर्गों में आबद्ध महाकाव्य है। उद्धव शतक गोपी उद्धव संवाद पर आधारित ये एक प्रबंध काव्य है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह समरेश शमशेर बहादुर का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज भी अभी आंखों से, आज अभी आंखों से, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर की इम्पोर्टेंट रचना है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ये दोनों रचनाएं भी शमशेर बहादुर की है, लेकिन आज अभी आंखों से ये रचना शमशेर बहादुर की नहीं है। दूसरा शतक में संकलित 21 कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर की काव्य कीर्तियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शमशेर बहादुर की ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पर दी गई है ना भाई, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक रचना अवश्य ही परीक्षा में पूछी जाती है। इनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, एक बार और रिवाइज कर सकते हो आप। इस पहले ये ध्यान रखना है, शमशेर बहादुर किस शतक के कवि रहे हैं? दूसरे शतक के अंतर्गत आते हैं। 21 कविताएं, कुछ कविताएं 1959 में प्रकाशित हुई, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, बात बोलेगी 1981, इतने पास अपने 1985, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 शमशेर बहादुर की ये रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। फिर परियों के बीच से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुंदर पर तैरते सूची ज्योत्सना में पकड़, इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महावीर महादेवी वर्मा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद? छायावाद के कवि है ये सभी के सभी जो, और इन पंक्तियों के रचनाकार जो है इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आगे बढ़ते हैं, और सुमित्रानंदन पंत की किस कविता से ली गई है ये पंक्तियां? तो ध्यान रखना है, बादल कविता से ये ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा नामक जो रचना है वो ज्योतिश्वर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, विद्यापति की है, या देवसेन की है? आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट रचना है पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की। आगे बढ़ते हैं, पुरुष परीक्षा, इसमें श्रृंगार के माध्यम से धर्म और राजनीति की शिक्षा दी गई है। यह
रचना जो है विद्यापति की है, तो ध्यान रखना है। यह लोकप्रिय पुस्तक है। 1830 में इसकी कीर्ति का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ और यह अनुवाद लॉर्ड विल्सन टर्नर के परामर्श से राजा कालीचरण बहादुर ने किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की रचना है। इसके अलावा विद्यापति की जो प्रसिद्धि का आधार रही है, इनकी रचना पदावली अवधी भाषा में लिखी गई और साथ ही कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये इनकी अवहट भाषा की रचना है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को समर्था अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? अप्रमाणिक ग्रंथ किसने नहीं माना पृथ्वीराज रासो को? रामचंद्र शुक्ल ने भी अप्रमाणिक माना है भाई। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर बुलर। गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी शुक्ल के साथ ही रहे, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। और जो है डॉक्टर बुलर ने भी अप्रमाणिक माना है, लेकिन मोहनदास विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक घोषित किया है, प्रमाणिक माना है भाई, ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास तथा अप्रमाणिक मानने वालों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जी, कविराज श्यामल दास है भाई, श्यामल दास। इसके अलावा अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है मुख्य रूप से हजारी प्रसाद, द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और इसके अलावा एक और का नाम और है भाई, मुनीजिन विजय। ध्यान रखना है, मुनीजिन विजय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनीजिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक माना है, यानी कुछ जो इसका पूर्व का भाग है वो काल्पनिक बताया है और अन्य जो कथा है उसको वास्तविक बताया है। तो कुल मिलाकर के आदि रचना के हमें प्रमाण मिलते हैं, आदि के नहीं मिलते। तो जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनीजिन विजय का नाम आता है। और अप्रमाणिक मानने वालों में नाम आता है किनका? रामचंद्र शुक्ल जी का, और जो है मुंशी देवी प्रसाद का, बुलर का, हीराचंद ओझा का, श्यामल दास का। और प्रमाणिक मानने वालों में कि पूरी की पूरी कथा इनकी प्रमाणिक है, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु आदि का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? दृष्टकूट पदों की रचना कबीरदास ने की, तुलसीदास ने की, रहीम ने या सूरदास ने? तो सही आंसर है हमारा सूरदास की जो रचना है साहित्य लहरी, ये दृष्टिकूट पद संबंधी रचना है इनकी। और सूरदास की साहित्य लहरी नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। इसमें दृष्टिकूट पद संकलित है। काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दृष्टिकूट पद दोनों है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 21, कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट अमरकांत की है, राजेश जोशी की है, फणीश्वर नाथ रेणु का है या फिर संजय का है? तो आंसर हमारा डी संजय का है। कामरेड का कोट संजय का कहानी संग्रह है। इनकी पांच में से दो कहानियां बदिया बैल और भक्त का हाथी में लेखक ने बिहार की गहरी जड़ें जमाई, सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड का कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और संप्रण के साथ व्यावहारिक राजनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना के लेखक
ठाकुर दामोदर जी है, सॉरी भाई, ठाकुर दामोदर जी है। डी आएगा आंसर, जल्दबाजी में सी लगा दिया मैंने, माफी चाहूंगी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक है वे दामोदर शर्मा जी है, ध्यान रखना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह एक व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से व्याकरण संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। श्यामा सौपन के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता है जगमोहन जो है श्यामा सौपन के लेखक है ठाकुर जगमोहन जी। आगे बढ़ते हैं। श्यामा सौपन 1888 में ठाकुर जगमोहन सिंह जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रकाशन वर्ष 1888। इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की परिणय कथा को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है, यशपाल जी, भगवती चरण वर्मा, अमृत राय या शिव प्रसाद सिंह, तो सही आंसर हमारा यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात इम्पोर्टेंट रचना है यशपाल जी की। प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास माना जाता है। इनमें 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उनके प्रभाव का अंकन हमें देखने को मिलता है, तो इसे राजनीति उपन्यास भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 25 प्रश्नों को ही करते हैं हम पार्ट 1 के अंतर्गत, फिर पार्ट 2 में 25 प्रश्नों को और करके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। 2 पार्टों में हम करते हैं इसको 25-25 प्रश्नों को। अगर सभी प्रश्नों को हम एक साथ करें तो वीडियो अधिक लंबी हो जाती है, तो ध्यान रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इनमें से 25 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती, बघेली, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी, तो आपको पता ही है बघेली कौन सी बोल उसके अंतर्गत आती है, कौन सी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में। इसके अलावा अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी में आएगी हमारी, जो कि शोरशैनी। ये पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश। और जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से निकली है, शोरशैनी अपभ्रंश से, तो ध्यान रखना है शोरशैनी अपभ्रंश। कौन सी बोली निकली है, पश्चिमी, सॉरी कौन सी हिंदी निकली है, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौन कौन सी हमारी, एक कन्नौजी और इसके अलावा बुंदेली, ब्रज भाषा, हरियाणवी और साथ ही जो है खड़ी बोली भी इसके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बघेली पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत आती है, शेष तीनों बोलियां ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी के अलावा हरियाणवी और खड़ी बोली का भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि जो है मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रश्नों के साथ।